गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी महापुरुष थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हमारे मन से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रयास सीरीज के नाम से क्लास 11 और 12 की क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। तो इस सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग क्लास 11 के पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, आपको समझना कि साइंस क्या है। ठीक, तो साइंस के लिए कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे पहला थॉट, कुछ चीज़ सोचना कि आप किसी चीज़ को सोचे। उसके बाद इस सोचने के आधार पर एक्सपेरिमेंट्स करना, एक्सपेरिमेंट्स जो सोचे थे उसके बेसिस में। फिर एक्सपेरिमेंट जब भी होगा तो कुछ कंक्लूजन आएगा, कुछ रिजल्ट्स आएगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे। जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे, ऑब्जर्वेशंस। इस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट, और यही रिजल्ट के बेस पे हम लोग को एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये साइंस होता है, मतलब कोई भी विचार को, थॉट को तर्क के साथ आधार प्रस्तुत करना। ठीक है, वेरीफाई करना, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। साइंस क्या है? ठीक है, कोई भी थॉट हुआ, जब भी थॉट आएगा तो उसको लेकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन को मिला के हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ये साइंस का फंडामेंटल है। ठीक है, अब साइंस को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। साइंस को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया बायोलॉजी। ठीक, ये थोड़ा बताते हैं। पहला हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो में क्या है? जितना भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, मतलब लिविंग बीइंग के बारे में, और नॉन लिविंग बीइंग, उस लिविंग बीइंग पे किस तरीके का इफेक्ट डालता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में हमारे आसपास जो भी फिजिकल वर्ल्ड होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री, मेनली हम लोग को केमिस्ट्री में फोकस करना है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितना भी मैटर है हम लोग के आसपास, जो भी चीज़ है, ठीक, उनका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना है, उनका स्ट्रक्चर और उनका प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सबके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है? तो केमिस्ट्री क्या हो गया? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बोले? कंपोजिशन, मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना है। दूसरा हो गया स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, उसके बारे में जो स्टडी होता है कोई भी मैटर में। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। अब यहाँ एक वर्ड आया मैटर, तो आप समझते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ऐसा कोई भी चीज़, ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस घेरता है, ठीक, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जनरली जब भी हम लोग मेटल का फिजिकल स्टेट देखेंगे तो 5 टाइप का होता है, 5 टाइप का। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, चौथा हो गया आप लोगों का प्लाज्मा। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मिक्सचर होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्लड, एग्जाम्पल हो गया ब्लड हो गया। फिर जितना भी एक्सटर्नल प्लानट सब है, ठीक, वहाँ पे जो स्टेट मिलता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक, ब्लड में जैसे आप लोगों का लिक्विड है, पानी है अधिकतर मात्रा, फिर प्लेटलेट्स है, ठीक है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, परिवहन ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस हिसाब से जो ब्लड का जो नेचर होता है, स्टेट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये क्या होता है कि माना जाता है कोई भी अगर मैटर है, कोई भी मैटर है, उसको 0 केल्विन में लेके जाया जाए, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाया जाए, तो इतना कम्पैक्ट हो जाएगा, इतना कंडेंस हो जाएगा कि उसका वॉल्यूम जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पे उस मैटर का जो स्टेट मिलेगा उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर है? तो 5 होता है, लेकिन जनरली हम लोग 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसको बोलते हैं? ऐसा मैटर का स्टेट जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, इसी की वजह से इसका डेफिनाइट
शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, तो इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड में क्या होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप नहीं होगा, कंटेनर का शेप ले लेता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड के बीच, सॉलिड और गैस के बीच में होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है, गैस से ज़्यादा होता है। गैस में ना डेफिनाइट शेप होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत दूर दूर होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, इसलिए मैक्सिमम होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। क्लियर है। और चौथा स्टेट क्या बोले, प्लाज्मा, जो कि एक मिक्सचर है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। और पांचवा स्टेट बोले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये क्या हो गया कि -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन में कोई भी एलिमेंट को जब लेके जाते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो भी मैटर होगा, तो उसका माना जाता है कि वो इतना कंपैक्ट हो जाता है, इतना कंडेंस हो जाता है कि उसका वॉल्यूम लगभग 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जब उतना कम वॉल्यूम में वो जिस स्टेट में मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितना पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैटर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सॉल्वेंट। मिक्सचर किसको बोलेंगे, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट, दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड को कोई भी रेशियो में मिला देंगे, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट रेशियो, किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग अभी जो मिक्सचर खाते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल हम हर जगह देते हैं। जो मिक्सचर खाते हैं, अब ये हम एक चम्मच निकाल के उसमें जो भी कंपोनेंट होता है उसको अलग अलग कर दिए। उसमें आपका चूड़ा होगा, सेव होगा, बादाम होगा, सबको अलग अलग कर दिए। अगला चम्मच निकाले, उसमें भी सबको अलग अलग कर दिए। ऐसा 2-3 बार किए और फिर सबको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद हम लोग को क्या दिखेगा कि हर बार जो कंपोजिशन में जो चीज़ें मिल के बना था वो हर बार डिफरेंट आएगा। तो इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोजीनियस मतलब जो भी कंपोनेंट मिल के बना है, ठीक है, वो थ्रू आउट जो मिक्सचर में अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनयूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जैसे एक अच्छा से हम लोग शरबत बनाए, अच्छा से घोल चुके हैं, पहला चम्मच खाएंगे जितना मीठा लगेगा लास्ट वाला भी उतना ही मीठा लगेगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है। अब आते हैं प्योर सॉल्वेंट में। प्योर सॉल्वेंट क्या बोलते हैं, जहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होता है वो फिक्स रेशियो में होता है। अगर एक ही टाइप का पार्टिकल रहेगा तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप का पार्टिकल्स, ठीक है, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा तो उसको कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया। मिक्सचर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट रेशियो में दो या से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड का मिक्स करना। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सेम टाइप का ही प्रॉपर्टी वाला फिक्स रेशियो में मिक्स होता है। एक ही अगर टाइप का एटम्स रहेगा, एक ही टाइप का पार्टिकल्स रहेगा तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। टू या दो से ज़्यादा टाइप का पार्टिकल्स रहेगा तो उसको कंपाउंड्स बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया कि थ्रू आउट अगर देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल सब का, ठीक है, कंपोनेंट्स का, अगर इक्वल है तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, अगर अनइक्वल है तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे। क्लियर है। अब आते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो माना जाता है कि कोई भी जो पार्टिकल्स है, कोई भी जो मैटर है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ठीक, मॉलिक्यूल को भी छोटा पार्टिकल बोला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो एटम होता है, एटम ये फ्रीली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एच एटम, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये H2 का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन Fe ले लेंगे, He ले लेंगे, ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है एटम के फॉर्म में। लेकिन कभी भी मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, हमेशा मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ये सबसे छोटा पार्टिकल है कोई भी मैटर का जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो वो हो गया मॉलिक्यूल। सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, वो हो गया एटम। क्लियर। अब एटोमिसिटी क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल बनने के लिए जितना सारा एटम का जरूरत पड़ता है, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग एटोमिसिटी, उसको बोलते हैं हम लोग एटोमिसिटी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। जैसे एग्जांपल O3 ओजोन, ठीक है, ओजोन में कितना तो 3 ऑक्सीजन का एटम मिलके एक ओजोन का बनाता है, तो ओजोन का एटोमिसिटी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसको बनने के लिए एक एटम का जरूरत पड़ता है। एग्जांपल हो जाएगा Fe, He, ये सारा। डायटोमिक दो वाला O2, Cl2, N2, ये सारा।
ट्राई एटॉमिक 3 वाला, मतलब 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा ओजोन। टेट्रा एटॉमिक 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा फॉस्फोरस P4। और ऑक्टा एटॉमिक 8 मॉलिक्यूल मिलके 8 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, उसका एग्जाम्पल हो गया एसिड सल्फर। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन 1808 में, देख लीजिएगा आप एक बार बुक से, 1808 में ये थ्योरी दिए थे। ठीक है, एटम के बारे में पहली बार वो बताए थे कि एटम होता क्या है। वो बताए जो भी मैटर होता है, जो भी मैटर होता है उसमें बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है जिसको फर्दर हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स का नाम वो एटम दिए थे। क्या बोले, मैटर इज मेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स, एटम्स आर इंडिविजुअल। ठीक है, फिर क्या बोले कि अगर सेम टाइप का एटम रहेगा, सेम टाइप का एटम रहेगा तो उसका हर प्रॉपर्टी सेम होता है। सेम टाइप का एटम मतलब सेम, जैसे क्लोरीन का 2 एटम ले लिए तो क्लोरीन का 2 एटम का इसका सारा प्रॉपर्टी सेम रहेगा। और वहीं पे बोले कि डिफरेंट टाइप का अगर लेंगे तो सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। फिर बोले कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एटम नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। और फिर बोले कि अलग अलग टाइप का जो एटम्स होता है वो कंबाइन करता है अलग अलग रेशियो में और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर। अब आते हैं, ये पहली बार जब थ्योरी दिए थे, ठीक है, इनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन अभी इनका ये 5वां पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट गलत हो गया। बोले पहले कि एटम जो होता है वो टूटता नहीं है, इंडिविजुअल होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो एटम को भी फर्दर फिर तोड़ा जा सकता है। फिर बताया कि एटम ऑफ सम एलिमेंट है आइडेंटिकल, सेम होता है। तो फिर एग्जांपल आया आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसका मास हो गया 12, इसका मास हो गया 14। तो यहाँ तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। फिर बोले कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, तो वहाँ पर आर्गन का एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम का एग्जांपल ले लीजिए, इसका एटॉमिक मास 40, इसका भी 40, तो ये दोनों अलग होना चाहिए, तो जबकि ये सेम है। फिर बोले कि एटम को तो ना तो क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हम लोगों को पता है कि रेडियो एक्टिविटी जो होता है उससे नया नया एलिमेंट बनाया गया। ठीक है, यूरेनियम के बाद जितना भी, मतलब 92 यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद जितना सारा एलिमेंट है सबको बनाया गया है लैब में। तो वो देखा गया कि रेडियो एक्टिविटी करके हम लोग एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जो निकलता है रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉ का ड्रॉबैक हो गया। मतलब थ्योरी तो अच्छा था, सबसे पहली बार बताए थे, लेकिन जैसे जैसे बाद में फिर नया नया चीज़ का डिस्कवरी होने लगा, फिर इनका ये पॉइंट सब उतना रेलिवेंट नहीं रह गया। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ डेफिनेशन। मास, मास क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं। क्लियर। वेट क्या बोलते हैं, अब मैटर में मतलब मास है, अब उसको अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपना सेंटर की तरफ खींचेगा, तो जिस फोर्स के साथ अर्थ कोई भी मास पार्टिकल को अपना तरफ खींचता है उसको वेट बोलते हैं। तो मास क्या हो गया, मास का यूनिट हो गया केजी, वेट का यूनिट हो गया, क्योंकि फोर्स है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, और अर्थ का हम लोग पता है जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को ये निकल जाएगा। जनरली हम लोग न्यूमेरिकल के लिए इसका वैल्यू 10 लेते हैं, जनरली न्यूमेरिकल के लिए इसका वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं। क्लियर है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस घेरता है, जितना स्पेस घेरता है उसको उसका वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कैप्चर करता है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, मैटर का कितना अमाउंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितना गर्म है और कितना ठंडा है इसको मेजर करने का एक तरीका है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, कोई चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है इसको मापने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, लीटर होता है। जनरली अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो मीटर क्यूब होता है। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट, पहला यूनिट केल्विन, ये ऐसा यूनिट है मेरा। इसके अलावा भी 2 होता है, एक डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन से डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन -273.15। ठीक है ये, या फिर अगर बोलेंगे
केल्विन निकालना है तो क्या करेंगे, जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा इससे जोड़ेंगे 273.15। जनरली हम लोग 273 जोड़ते हैं, जनरली 273 जोड़ते हैं। अब आते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ना, और थोड़ा गलती हुई, रुकिए इसको मिटा लेते हैं। फ़ारेनहाइट और ये का डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और जब डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 5/9 इंटू एफ मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ये रिलेशन निकालने का, ये रिलेशन है निकालने का। ठीक, डिग्री सेल्सियस मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म टेम्परेचर का जो तीनों है, इसमें से आपका क्या हो गया, जो केल्विन है ये एसआई यूनिट है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273.15 जोड़ते हैं, जनरली 273 जोड़ते हैं। और अगर मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू करके प्लस 32 ऐड कर देते हैं। और डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना तो 5/9 होल ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, अब आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 6 लॉ पढ़ना है। पहला पढ़ना लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, दूसरा पढ़ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा पढ़ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा पढ़ना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा पढ़ना गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, छठा पढ़ना है एवोगाद्रोज लॉ। क्लियर। अब देखिए एक लॉ का हम लोग पढ़ेंगे कि ये बताना क्या चाहता है और उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बताता है कि मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मास को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक रिएक्शन है H2 प्लस O2, H2O बनेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, U। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 32 U। तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 U। रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 36 U। अब प्रोडक्ट में देखेंगे तो 18 दूगुने 36 U। ठीक है, तो इधर भी कितना हो गया 36 U। तो ये बताता है जो रिएक्टेंट का मास होगा, जितना भी चीज़ रिएक्ट करेगा उसका जो टोटल मास होगा और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इक्वल। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट को हम रिएक्ट करा कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टीज में आते हैं, दूसरा लॉ में आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या बताता है कि कभी भी अगर हम लोग कोई भी रिएक्शन करते हैं और कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो कंपाउंड कैसे बनता है, किस जगह पे बनता है, मतलब अर्थ में बनता है, मार्स में बनता है, जुपिटर में बनता है, मून में बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो एलिमेंट्स है उनका जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, ठीक है, बाय मास, तो वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक, ये क्या बताता है, स्टेट दैट एट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट्स बाय मास नो मैटर फ्रॉम वेयर सोर्सेज इट इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या है, चलिए समझाते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मान लेते हैं वाटर। ठीक, ये हो गया मेरा टैप वाटर, ये वाटर हो गया, ये मेरा हो गया सी वाटर, और ये वाटर हो गया। ये हम लोग सिंथेटिक किए, मतलब सिंथेसिस किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद साइड प्रोडक्ट में निकला। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन का मास लेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे 1:8 आएगा रेशियो। यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये भी होएगा 2:16 मतलब 1:8। यहाँ से जब भी निकालेंगे तो इसका भी होगा 2:16 मतलब 1:8। तो ये क्या बताता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बनाइए, कहीं पे भी बनाइए, लेकिन उसमें जो जो कंपोनेंट है, जो जो कंपोनेंट कंबाइन करके उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है, सबका जो रेशियो होता है
ठीक है, बाय मास, याद रखना बाय मास, वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक, क्लियर है। चलिए अब तीसरा लॉ में आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है कि कोई भी चीज़ अगर कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन और वाटर कंबाइन किए तो ये बना H2O, फिर से हाइड्रोजन और वाटर को कंबाइन किए तो ये बना H2O2। अरे थोड़ा सा रुकिए, H2O2 मतलब ये बताता है कि कोई भी अगर दो कंपाउंड को हम लोग कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद पॉसिबिलिटीज रहता है दो अलग अलग कंपाउंड बनाने का। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2, बैलेंस करते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2, ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4U, ये हो जाएगा 32U, ये हो जाएगा 36U, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2U, इसका हो जाएगा 32U, इसका हो जाएगा 34U। ठीक है, तो ये बताते हैं कि अगर किसी एक को फिक्स्ड कर लेंगे, इसको देखिए फिक्स्ड है, तो बाकी जो दो बचा इनका जो रेशियो होगा 4:2 मतलब 2:1, यहाँ पे हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में वो एग्जिस्ट करेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है कि 0 से लेके 9 तक का ही नंबर रहेगा और सारा का सारा होल नंबर रहेगा। क्लियर। ये क्या बताता है कि कोई भी अगर दो एलिमेंट है जो कंबाइन करेगा, कंबाइन करके पॉसिबिलिटीज रहेगा टू अलग अलग दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने का, तो अगर ऐसा कभी भी मेरे को कंडीशन मिलता है, ठीक है, तो किसी एक का हम मास को अगर फिक्स्ड कर देंगे, किसी एक का मास को फिक्स्ड कर देंगे तो जो अदर एलिमेंट है उनका जो मास का रेशियो होगा, ठीक है, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। क्लियर है। आइए, इट स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, द मास ऑफ वन कंपोनेंट दैट कंबाइंस विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। वहाँ हम लोग फिक्स किसको किए थे, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन का मास को हम लोग देखे थे को सिंपल होल नंबर रेशियो में आया था। सिंपल होल नंबर मतलब क्या बताए, 0 से लेके 9 के बीच में होगा। क्लियर, ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब आते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है, पहले ये समझाते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड है, ए है, कंबाइन किया बी के साथ, ठीक है, फिर ये बी है, कंबाइन किया सी के साथ। तो यहाँ बताया गया है कि अगर ऐसा कभी भी मिलता है मेरे को कि ए बी के साथ कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहा, बी सी के साथ कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहा, तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो ए और सी जब कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो इन दोनों का जो रेशियो होगा मास का, ठीक है, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। क्लियर है। ए बी के साथ कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा, अब जो दूसरा वाला था बी वो तीसरा किसी के साथ बनाएगा। अगर ऐसा कभी भी देखने को मिलता है तो जो पहला और तीसरा होगा ये जब भी कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा तो इन दोनों का जो रेशियो होगा मास का वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। क्लियर। देखिए, इट स्टेट दैट व्हेन टू कंपाउंड elements combined separately with a definite mass of third element, then the ratio of their mass in which they combine with each other is either same और simple whole number ratio। क्लियर, समझ में आया कि ए अगर किसी के साथ कंबाइन करेगा बी के साथ एक प्रोडक्ट बना दिया, बी सी के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया, तो बी दोनों जगह है, तो ए और सी जब भी कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा तो ए और सी का जो रेशियो होगा बाय मास, ठीक, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक, ये बताए हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, ये लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। ये क्या बताता है कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग केमिकल कम्बिनेशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, तो वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो को कैप्चर करता है, पकड़ के रखता है। एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है H2 + Cl2 बना HCl, ठीक है, ये भी गैसेस स्टेट में है, गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 मतलब इसका 1 वॉल्यूम, इसका हो गया आपका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम। कैसे पता लगाए कि आगे जो ये कंपोनेंट है आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, आगे 2 है मतलब 2, ठीक है, ये उसका वॉल्यूम है। अब अगर मान लीजिए मेरे को 50 लीटर बोला तो 1 के लिए 1 होता है तो 50 के लिए 50 होगा, ठीक है।
और 1 के लिए 2 बन रहा तो 50 के लिए 100 लीटर बनेगा। तो ये जो रेशियो होगा 1:1:2 ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। उसी के हिसाब से अगर ये हम 50 ले लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 500 ले लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। इसी तरीके से चेंज होता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज होता है कि अगर मान लीजिए ऐसा था और हमको दिया गया है H2 100 लीटर दिया गया है और Cl2 दिया हुआ 50 लीटर, उस केस में क्या करेंगे, H2 तो मेरा बच जाएगा ना, H2 मेरा बच जाएगा 50 लीटर जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। और जो पूरा पूरी खत्म हो जाता है, जैसे Cl2 इस कंडीशन में पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? आइए बताते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम इज नोन एज रिएक्टिंग लिमिटिंग रिएजेंट, और द रिएक्टेंट व्हिच आर एक्सेस अमाउंट एंड नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सेस रिएजेंट। जो खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जो खत्म नहीं होता है, जो बचा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक, तो गेल-लुसाक क्या हो गया, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड रहेगा तो उसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे समझाया आपको 1 वॉल्यूम था, 1 वॉल्यूम था, 2 वॉल्यूम था। और वो पता कैसे करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन का हम लोग बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के बाद जो आगे कंपोनेंट मल्टीप्लाई रहेगा हर एक एलिमेंट के साथ, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं एवोगाद्रो लॉ पे। ठीक है, एवोगाद्रो लॉ ये भी सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक, ये क्या बताते हैं कि अगर दो अलग अलग गैस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले लिए हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लिए, और इन दोनों का कंडीशन सेम रखे हैं। कंडीशन में क्या आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन तीनों को अगर सेम रख दिए, टेम्परेचर यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना ही है, प्रेशर जितना यहाँ पे है यहाँ पे भी उतना ही है, वॉल्यूम जितना यहाँ पे है यहाँ पे भी उतना ही है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक, क्या बताए कि एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम 2 and more different gases have same number of particles। क्लियर? 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी गैस ले लेंगे, उसका कंडीशन अगर हम सेम रखेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, सारा का नंबर सेम होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन्स हो सकता है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि जो 6 का 6 लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा क्या पढ़े, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, तीसरा क्या पढ़े, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, चौथा क्या पढ़े, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, पांचवा क्या पढ़े, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, छठा क्या पढ़े, एवोगाद्रो लॉ। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, बुक से पढ़िएगा, फिर और वीडियो देख लीजिएगा, तो जहाँ तक थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास। अब कोई भी चीज़ को जब हम लोग मापते हैं तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए। ठीक है, जनरली हम लोग अभी दुकान जाएंगे तो जो तराजू होता है, तराजू का एक साइड क्या होता है, ये मेरा तराजू हो गया, ये तराजू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक कंटेनर रख देता है, मतलब एक सामान रख देता है जिसको हम लोग बाट बोलते हैं, बाट। ठीक है, ये इसमें पहले से लिखा हुआ रहता है कि 1 kg का है, 5 kg का, और इधर सामान डाला जाता है। मतलब क्या किया जा रहा है, इससे उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी एटम को, मॉलिक्यूल को जब मापते हैं तो उसके लिए मेरे को कंपेयर करना पड़ता है, उसके लिए भी मेरे को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो कंपेरिजन करेंगे तो सबसे पहले यूज किया जाता था हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का 1 एटम, एक एटम यूज किया जाता था। फिर क्या किया गया, 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन का यूज किया गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दिक्कत क्या होता था, ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके वजह से एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल रहा था। ठीक, तो इसी के लिए फिर तरीका निकाला गया कि कार्बन 12 आइसोटोप का C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट्स हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे कोई भी एटम इससे जितना गुना ज़्यादा भारी होगा वो उसका मास हो जाएगा। ठीक, जब इसको AMU से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U से यूनिफाइड मास, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसी को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास।
जब यही चीज मॉलिक्यूल का निकालेंगे, अगर AMU में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आइए समझाते हैं फिर से। क्या बोले, कार्बन 12 C12 से कंपेयर करना है, कार्बन 12 C12 का 1/12 पार्ट से। ठीक है, जितना ज़्यादा हैवियर होगा उसके हिसाब से इसका मास को बताया जाता है। द रिलेटिव एटॉमिक मास may be defined as the atomic mass of an atom that given element compare to क्या 1/12 of the mass of one atom of carbon C12। ठीक, इसका यूनिट क्या होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U यूनिफाइड मास। ग्राम में जब इसी चीज को रिप्रेजेंट इन ग्राम या एक्सप्रेस इन ग्राम किया जाता है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। जब कोई मॉलिक्यूल को कंपेयर किया जाता है C12 का 1/12 से, C12 का 1/12 का कितना, इसको इधर रखेंगे तराजू का, उधर कंपेयर करेंगे, जितना हैवियर होगा वो हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसको भी AMU से यूज करते हैं, जब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। ठीक, अब क्या होता है कुछ कुछ एलिमेंट में, खास करके आइसोटोप का केस में ये जो निकलता है, ठीक, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। ठीक, एक होता है इसका 35, एक होता है 37। ठीक है, एक होता 35, एक होता 37। ठीक है, ये मिलता आपका इन्वायरमेंट में 75%, और ये मिलता है आपका 25%, ये मिलता है आपको 25%। तो ना तो हम इसका मास को हम सही मान सकते हैं, ना इसका मास को सही मान सकते हैं, उस समय हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, आइसोटोप का केस में क्या होता है, कोई भी एक जो आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास को हम एलिमेंट का एटॉमिक मास कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं, और उस एवरेज को निकाल के उसको एवरेज एटॉमिक मास बोला जाता है। क्लियर, जैसे इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड बाई 100, और फिर ये निकालेंगे तो वहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उसका एटॉमिक मास कितना आएगा। तो इसका आता 35.5। ठीक, क्लियर, तो निकाल लीजिएगा आप लोग इसको। अब आता है फॉर्मूला मास। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, वो अकेला प्रेजेंट नहीं होता, मतलब सिंगल एंटिटी में नहीं होता है। तो इसके लिए जब निकालते हैं NaCl का निकालेंगे तो सोडियम का कितना हो गया 23 प्लस 35.5, कितना हो जाएगा 5 3 8 और 3 2 5 58.5। तो ये जो है जब भी कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड का निकालते हैं तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। ठीक है, निकालने का तरीका वही है, मॉलिक्यूलर मास ही निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होता, वो आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़िएगा। ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, मतलब कोई भी सॉलिड का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है आयनिक सॉलिड्स का। तो NaCl का असलियत में क्या होता है कि ये सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होता है। ठीक, इसी की वजह से क्या होता है, इसका जब हम निकालते हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड का मास निकालते हैं तो उसके लिए एक नया वर्ड दिया जाता है फॉर्मूला मास। क्लियर है, अब चलिए आगे चलते हैं। स्टोमेट्री मतलब क्या है, जो केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग मास और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेट्री। ठीक, मतलब जनरली इसको अभी आपको सिर्फ जानना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक, अब आता है मूल कंसेप्ट। ठीक, पहले समझते हैं मूल क्या है। तो ऐसा यूनिट में हम लोग जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए मोल का यूज किया जाता है। और मोल क्या बताया जाता है कि जो C12 का, ठीक है, एक एटम, ठीक है, C12 का एक एटम मतलब 12 ग्राम ऑफ C12, 12 ग्राम ऑफ C12, इसमें जितना पार्टिकल्स रहेगा, कितना रहता है 6.022 इंटू 10⁻23, इतना पार्टिकल्स रहता है। इसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, 1 मोल क्या गया, 1 मोल ऑफ, ये नंबर है, एक नंबर है पार्टिकल्स का कितना होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मापने का एक तरीका है कि कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितना सारा पार्टिकल्स रहेगा जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, जिसको एवोगाड्रो ये नंबर के बराबर जानते हैं, उसी को बोला जाता है 1 मोल। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। इसका वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या होगा कि हम लोग को जब स्टोमेट्री करेंगे, सॉरी स्टोकेमिस्ट्री, ठीक, तो वहाँ पे क्या बताया कि मेरे को मास वॉल्यूम, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा।
तो इसको निकालने के लिए मेरे को मोल का जरूरत पड़ता है। तो जनरली देखिए ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, ये हो गया मोल, ठीक है, मोल, यहाँ हो गया पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ हो गया मास, यहाँ हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे जानिए एसटीपी क्या होता है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाएगा 1 atm, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसटीपी। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर हो जाएगा 25 से लेकर 27 जो रूम टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हो जाएगा 1 atm, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनटीपी। ठीक, तो बोला जाता है कि 1 मोल का मास हमेशा उसका मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास किसको बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, इसको मोलर मास बोला जाता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी, कोई भी गैस का, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है ये। तो आपको अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर मोल से इसमें कन्वर्ट कर लीजिए यूनिटरी मेथड यूज करके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इस चीज़ को कन्वर्ट कीजिए, फिर इस चीज़ को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट क्या बताता है कि मोल का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। ये पूरा ये कर रहे हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन का क्या बताया गया है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, ग्राम में निकालना है, ठीक है। देखिए ग्राम में निकालना है, ठीक, मतलब क्या निकालना है, मेरे को मास निकालना है, ठीक। दिया क्या है 16 ग्राम मीथेन। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, CH4 प्लस O2, कंबसन बोला गया है यहाँ पे, देखिए कंबसन बोला गया, कंबसन, कंबसन मतलब होता है जलाना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाना, ठीक। तो ये कभी क्या बनता है, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक। अब इसको बैलेंस करना है, तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो बैलेंस हो गया, ठीक। अब देखिए क्या बताया गया है, यहाँ देखिए 16 ग्राम बताया गया, इसको 16 ग्राम बताया गया, तो इसके लिए पहले बैलेंस देखते हैं। ये हो गया में आपका 1 मोल, ठीक है, मतलब 1 वॉल्यूम, इसका हो गया 1 मोल, इसका हो गया 1 मोल, इसका हो गया 2 मोल, ठीक है। मतलब ये 1 के लिए ये 2 बन रहा, ये 1 के लिए 2 बन रहा, ठीक। अब देखते हैं CH4 का पहले मास निकालते हैं, CH4 का मास निकालते हैं, CH4 का मास निकालते हैं। कार्बन का हो गया 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन मतलब 1, हो गया 16 ग्राम। 16 ग्राम है, मतलब ये क्या है 1 मोल का ही मास बताया गया 16 ग्राम, ठीक, 16 ग्राम। अब यहाँ पे 2 मोल, अब देखिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, देखिए 1 मोल था 16 ग्राम था, 1 मोल के लिए क्या बना था, 2 मोल बना था, क्या वाटर, ये H2 है, 2 मोल बना था। तो वाटर का भी मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, किसके लिए 1 मोल के लिए, एक के लिए 2 हो रहा, तो 16 के लिए 1 मोल का वजन 16 ग्राम था, किसका CH4 का, CH4 का। अब 1 मोल 2 मोल हो रहा, तो ये 16 ग्राम, ये 2 मोल वाटर का वजन, तो 1 मोल वाटर का वजन है 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 ग्राम। क्लियर, पहले क्या करना है आपको, केमिकल रिएक्शन को लिखना है, ठीक है। CH4 प्लस पार्ट ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2, बैलेंस करना है 2, वॉल्यूम लिख देना है कि इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, सॉरी इसका 2 है, तो 1 के लिए 2 हो रहा। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल 1 आया, तो 1 मोल के लिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 के लिए 2 हो रहा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो इसका मास निकालना है। 1 मोल का मास होता है मेरा 18 ग्राम, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 36 ग्राम, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए फिर आगे आते हैं। क्या बता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। वही वाला सेम टाइप का रिएक्शन होगा, CH4 प्लस
O2 CO2 प्लस H2O, बैलेंस करेंगे इसके आगे 2, तो ये 1 1 1 2। मेरे को ये पूछा ही है, ये पूछा ही है। कार्बन का कितना होता है, ये मेरे को दिया हुआ है 22 ग्राम, तो इसको मोल में पहले निकालते हैं। तो कार्बन को यह मेरा 12 प्लस 32, तो यह 44 ग्राम दिया हुआ। कितना क्वेश्चन में 22 ग्राम, मतलब ये 0.5 मोल है, 0.5 मोल है। अब 0.5 मोल के लिए ये भी 0.5 मोल हो जाएगा। देखिए 1 के लिए 1 है, तो 0.5 के लिए 0.5। अब 1 मोल का इसका वजन कितना होता है अभी निकाल रहे 16 ग्राम, तो 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा 8 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा मेरा 8 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं कुछ और। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है 100 में हिस्सा, 100 में हिस्सा। ठीक है, तो अगर मास परसेंटेज बोलेगा तो मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास इंटू 100 करेंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज बोलेगा तो वॉल्यूम जितना जिसका निकालना उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। अगर मास बाय वॉल्यूम बोलेगा तो मास वाला को ऊपर में रखेंगे, जिसका निकालना है टोटल वॉल्यूम को नीचे रखेंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इंटू 100, मास बाय वॉल्यूम परसेंट मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेके सॉल्व करते तो पता चलेगा। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज निकालना है। तो देखिए पहले टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, सॉरी टोटल मास निकालते हैं, टोटल मास। ठीक है, टोटल मास कितना हो जाएगा इसका 2 और इसका कितना 18, तो 18 2 कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब इसका निकालना है तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया, जिसका निकालते वो टोटल नीचे इंटू 100, तो ये हो गया 20 5 100, 5 दूगुने 10% हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। हमेशा यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला क्या बताएगा। देखिए मास ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे देखिए ये दोनों कंबाइन कर रहा है, ये दोनों कंबाइन कर रहा है, तो इन दोनों कंबाइन करके टोटल तो आपका 20 हो जाएगा ना, 20 ग्राम हो जाएगा। तो 20 ग्राम नीचे 2 ग्राम ऊपर, क्योंकि इसका निकालना है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का निकालना है इसीलिए। ठीक, अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन, इसी चीज़ को मास का निकालना हो, वॉल्यूम का निकालना हो, ये निकालना हो, अगर ये 100 के जगह 10 लाख में निकाला जाता है, मिलियंस में निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सेम तरीका रहेगा जैसे इसी का हमको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है इसी क्वेश्चन का। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 ग्राम बाई ppm निकाल रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, 2 ग्राम बाई 20 ग्राम इंटू 10⁶ ये। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10⁶, एक जीरो कटेगा तो 2 इंटू 10⁵, सॉरी 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵, इतना हो जाएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पूरी अच्छा से सॉल्व कीजिएगा। फिर जहाँ दिक्कत होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम और एक बार समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, जैसे मान लेते हैं ये एक केक है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिए, तो ये पार्ट का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये एक है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा 2/8, मतलब 1/4। ये इसको भी अगर कर देंगे तो 3/8 होगा। तो इसी तरीके से जितना मोल है, ठीक, टोटल मोल में जिस चीज़ का मेरे को निकालना है उसका मोल का हिस्सा कितना है, तो इसके लिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, क्लियर है, मतलब NA डिवाइड बाय NA प्लस NB, जनरली 2 अगर लेंगे या NC प्लस डॉट 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 करिए। ठीक, ये नंबर ऑफ मोल है कंपोनेंट जिसका निकालना है, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल में उसका हिस्सा कितना है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 15% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, बताया क्या गया, देखिए कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में 25% वाटर है। ठीक, 25% वाटर है, मतलब अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं कि उसका जो मास बाय मास बोला गया, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम का कंपोनेंट था, 100 ग्राम का कंपोनेंट था। अब इसमें से क्या हो जाएगा, मेरा 25 ग्राम वाटर होगा
25 ग्राम हो जाएगा मेरा इथेनॉल ना C2H5OH, और 50% मतलब हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा मेरा एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को निकालना मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसका पहले निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 18। ऑक्सीजन का जब निकालेंगे क्या हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 18, यहाँ से निकलेगा एक हिस्सा। क्लियर। फिर निकालेंगे ये का, तो 25 बाय कितना है? C2H5OH, C2 मतलब 2 इंटू 12 प्लस H5 5 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस H के लिए 1, तो इसको हटेगा 6 12 24 और 16 हो गया 40 से 46 46 से डिवाइड करना, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। ठीक है, उसी तरीके से एसिटिक एसिड वाला निकालेंगे, इन तीनों मोल को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकलेगा। फिर इसको डिवाइड बाय टोटल इंटू इसको डिवाइड बाय टोटल, वो आ जाएगा मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। मोलरिटी क्या होता है कि पर एक लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उस तरीका का यूज करके। ठीक है, और फिर मेरे को करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ लीटर में। ठीक, अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो लीटर में से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, मोलरिटी में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी एक सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तो यहाँ रहेगा। हाँ, देखिए बोला कि 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 लीटर, यही होगा ना। ठीक, 4 ग्राम है तो 4 ग्राम को पहले देखिए NaOH बोला गया है, NaOH। ठीक, इसका वजन पहले निकालेंगे, NaOH। तो सोडियम का हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस 1, तो हो जाएगा 24 16 में 40। ठीक, ये 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। क्लियर। अब 0.1 मोल है और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है। तो ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मतलब 0.1 डिवाइड बाय 0.25, लीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए ml मिलीलीटर में दिया था, इसको लीटर में कन्वर्ट करना था मेरे को, तो लीटर में डाल दिए। यहाँ से पॉइंट हटा, 25 चौके तो 0.04, इतना m हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा मोलरिटी। क्लियर है। तो कैसे निकाल लेते हैं, समझ में आई है कि पहले मेरे को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला एक जगह लिखा के चिपका लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा निकालना क्या है, तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये निकालना था, हम देखें मेरे को ये फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर, तो पहले देखिए यहाँ वॉल्यूम मेरे को मिलीलीटर में दिया था, हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिए पहला। फिर देखिए यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या? मोल्स निकालना। अब देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी बताए कि गिवन बाय मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, लिखा हुआ रहेगा शायद। हाँ, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये फॉर्मूला हम बैठाएंगे और उसके लिए मॉलिक्यूलर मास मेरे को निकालना पड़ेगा, सबको ऐड करके। ठीक है, निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम को नीचे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरे को मोलरिटी पता चल जाएगा। ये आ गया 0.04 मोल। ठीक है, अब मोलालिटी ये क्या होता है? ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे याद रखना है सॉल्वेंट है, वहाँ पे सॉल्यूशन था। ठीक, इसका भी क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक,
ग्राम इक्विवेलेंट, पहले इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले देखिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक, अगर एसिड का केस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालता है, पहले ये देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, इसमें इक्विवेलेंट मास होता है। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या, एसिड के केस में मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं H2SO4 ले लिए, H2SO4 ले ली। अब इसको जब पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2H प्लस में टूटेगा और आपका SO4 माइनस में टूटेगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये जो जितना H प्लस आयन रिलीज करता है उससे इसको डिवाइड करना है, इसका मास को। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 छोड़ा था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा H2SO4 का निकालेंगे तो 98 ग्राम आएगा, 98 ग्राम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 ग्राम। तो ये 49 ग्राम जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। और इस इक्विवेलेंट मास को गिवन मास से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। और यही जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में कन्वर्ट करके, तो मेरे को नॉर्मलिटी मिलता है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 मिलीलीटर दिया हुआ, 100 मिलीलीटर दिया हुआ। ठीक है, किसका, वाटर का। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। ठीक है, फिर ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कार्बन तो 24 हो गया, 2 कार्बन का। ऑक्सीजन 4 तो 16 चौके 64 हो गया, और हाइड्रोजन 2 तो कितना हो गया, 4 4 8 9 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9, 90। एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 24 6 2 8 1 9। ठीक है, 90 ग्राम हो गया। ठीक है, 90 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल होता है। तो 0.63 में कितना हो जाएगा, ये देखना है मेरे को। फिर देखना है ये 2H प्लस रिलीज करता है, 2H प्लस रिलीज करेगा मतलब इसको पानी में डालेंगे तो 2H प्लस आयन रिलीज करता है। 2H प्लस आयन रिलीज करेगा तो इसका इक्विवेलेंट मास के लिए 2 डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 ग्राम। किसका इक्विवेलेंट मास, 45 ग्राम। अब इक्विवेलेंट मास जैसे ही 45 ग्राम हुआ तो इससे नंबर ऑफ 0.63 डिवाइड बाय 45 जब निकालेंगे तो वहाँ पे मेरे को क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। और उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फिर इससे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, कैसे करना बताए, समझ में आया, ट्राई कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा, फिर से सुनिएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो एसिड का केस में हो गया। बेस का केस में क्या करते हैं, एसिडिटी से डिवाइड करते हैं। एसिडिटी क्या होता है, जैसे NaOH हो गया, इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस, जितना सारा OH माइनस देगा, CaCOH होल 2 पानी में डाल दिए, Ca2 प्लस और 2OH माइनस, तो जितना सारा OH 2 हुआ तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्ट का केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय चार्ज। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ से आता है मेरा क्या, चार्ज मतलब क्या, जैसे NaCl था, NaCl Na प्लस Cl माइनस, तो ये जो प्लस है ये माइनस है, इसको बोलते हैं चार्ज। कितना है, 1 है। CaCl2 कैल्शियम का 2 प्लस और Cl का 2Cl माइनस, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, तो ये जो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक, जितना भी चीज कंपोनेंट मिलके बना है, जब उसको हम सिंपल जितना छोटा करके काटेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है कंपोनेंट्स का तो उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। और एक्चुअल जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, एक्चुअल रेशियो जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसको बोलेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, देखिए थोड़ा समझिए, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, ग्लूकोज C6H12O6, एक मॉलिक्यूल में 6 ठो कार्बन का एटम होना चाहिए, 12 ठो हाइड्रोजन का एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन का 6 एटम होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जब इनको सिंपल होल नंबर रेशियो में तोड़ देंगे 1 to 1 मतलब CH2O, तो इसको बोला जाता है मेरा मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला,
ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब निकालते कैसे देखिए। ठीक, यहाँ पे बताया गया इतना 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 है। ठीक, यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है। ठीक, इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बना लेना है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए ये हो गया आपका एलिमेंट, ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका परसेंटेज को यहाँ पे एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। फिर यहाँ पे एक रेशियो होगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक, तो देखिए क्या था, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। कितना दिया हुआ? 4.07, 4.07। ये कितना दिया हुआ है? 24.27, 24.27। ये कितना दिया हुआ है? 71.65, 71.65। इसको ऐड करके देख लेना है। 7 7 14, 5 हो गया 14, 5 19, हाथ में रहे 6 2 8 9, 4 4 8 9, 6 2 9, मतलब 99.99 आ रहा, मतलब लगभग अप्रोक्स 100% आ रहा, तो सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एटॉमिक मास से आपको डिवाइड करना है। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता है। ठीक है, ये जो है 4.07। ठीक है, ये हो गया 4.07 डिवाइड बाय, इसका कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.07। ठीक है, ये हो जाएगा 4.07। क्लियर। फिर 24 ये हो गया आपका 24.27। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, 24.27 डिवाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 24.27 डिवाइड बाई 12। रुकिए कैलकुलेटर से निकालते हैं। एंड आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि कैलकुलेटर यूज कर। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया 2.021। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है 2.021 आया। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे 71.65 डिवाइड बाई 35.5, ये भी वहीं आएगा 2.021। ठीक है, तो इसका कितना आया था? इसका आया था 4.07, इसका आया था 2.021, इसका आया था 2.021। कैसे किए? ये जो मास है इसको इसका एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। क्लोरीन का 35.5 होता है, 71.65 डिवाइड बाय 35.5 करेंगे। अब ये जो रेशियो है इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर वाला कौन सा है? सबसे छोटा ये है, तो इससे सबको डिवाइड करेंगे। 4.07 डिवाइड बाय 2.0121, इसका भी वैसे 4.07 डिवाइड बाय 2.021, इसका भी वैसे डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा इसका करीब करीब आया मेरा 1, इसका आया 2, इसका 1 1, तो इसका 2 1 1, मतलब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 1। इसका तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2, ये कार्बन, ये क्लोरीन, तो हो जाएगा H2CCl। ये इसका क्या हो जाएगा? आपका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या करना है? एन, ठीक है, ठीक, अब मेरे को इसका मास देखना है, इसका मास निकालेंगे। कितना आया था? CH2Cl, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 2 2, क्लोरीन का 35.5, तो अप्रोक्स इसका आ रहा मेरा 49.48, मतलब 5, 49.5। तो इसका कितना दिया हुआ मेरे को? 98.96 दिया हुआ है, तो डिवाइड करेंगे इससे तो 2 आएगा, 2 आएगा मतलब इसको डबल कर देना है। डबल करना मतलब CH2Cl था, इंटू 2 करेंगे तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इम्पेरिकल फार्मूला ये हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला ये हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला ये। ठीक है, ये इम्पेरिकल मास हो गया।
और एम्पिरिकल मास से डिवाइड किया तो ये निकला। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्या करना पहले बता देते। देखिए पहले आपको एलिमेंट सबको लिख देना टेबल बना के, परसेंटेज कंपोजिशन लिख देना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहेगा उसको डिवाइड कीजिएगा आप किससे, जो एटम दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास से, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा ये जितना भी नंबर आएगा उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा रहेगा उससे सबको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर जो रेशियो आएगा उसको लिख देना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आपका रेशियो ठीक है 1.5 से ज्यादा आता है, मतलब 0.5 से ज्यादा आता है तो नेक्स्ट वाला को लिया जाता है। अगर मान लीजिए 0.5 से कम आता है तो प्रीवियस वाला को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1.73 आया तो इसको लिए हम 2 ले लेंगे, तो इसको 2 मान लेंगे। ठीक, लेकिन अगर 1.33 आया तो इसको 1 ले लेंगे। लेकिन अगर 1.5, 2.5, 3.5 आता है, जैसे अप्रॉक्स मानिए ये मेरा आता, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये मेरा आता, ये आता मेरा 2.5, ये आता मेरा 1.33, ये आता मेरा 2.15। तो इसके लिए हम 2 लेते, इसके लिए लेते हम 1.301, तो इसके लिए 2.5 लेते। लेकिन ये 2.5 है तो इसको इंटू 2 करते, इसको भी 2 करते, इसको भी 2 करते, डबल कर दिया जाता है। तो ये 2.5 का 5 हो जाता, इसका 1 का 2 हो जाता, और इसका कितना हो जाता 2 इंटू 2 4। तो मेरा आता क्या 5 आता हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए 2 आता, इसके लिए मतलब अगर 1.5 आता, 0.5 वाला आता तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, और सिर्फ उसी के साथ, उसी को नहीं सबको किया जाता है। ठीक है, उस एलिमेंट में जितना कुछ होगा सबको किया जाएगा। क्लियर, चलिए, और यहीं पे हम लोग का पहला चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं होमवर्क पे। तो होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज है, चाहे वो इनसाइडर क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला चैप्टर का। और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टाग्राम में हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपका होमवर्क क्या हो गया कि एनसीईआरटी के जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको आपको सॉल्व करना है। और फिर कुछ भी आपको डाउट रहेगा इस वीडियो से, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव वाला नहीं, मतलब जो ये होता नहीं, ओरिजिनल वाला जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर केमिकल, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, अगला संडे। चलिए, तब तक के लिए बाय।